नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन पहले सुर्खियां। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 12 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 14 दिनों से एक भी कोरोना का केस नहीं। देश में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनाई सलाहकार समिति। राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल। रोजाना बैठक में कोरोना समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की निलंबित बीएसपी विधायक रामबाई का दावा, समर्थन के बदले बीजेपी ने दिया मंत्री पद का ऑफर। रामबाई ने शिवराज और धर्मेंद्र प्रधान का लिया नाम। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मजदूरों को घर जाने की इजाजत देने की मांग। सीपीआईएमएल ने शुरू किया अनशन, मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की मांग। और दिल्ली में डॉक्टर खुदकुशी मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल पर केस दर्ज। नेबसराय थाने में उगाही और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे मजदूरों को घर वापस जाने की इजाजत दे। साथ ही याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारों को मजदूरों की वापसी के लिए इंतजाम करना चाहिए। लॉकडाउन के कारण देश में जगह जगह लाखों मजदूर फंसे हुए हैं। देश के कई शहरों में मजदूर घर वापसी की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन से मजदूर परेशान हैं। कोरोना टेस्ट के बाद मजदूरों को गांव वापस भेजा जाए। याचिका में कहा गया है कि मजदूरों को जबरन घर से दूर रखना मौलिक अधिकार का हनन है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सकता है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की मांग को लेकर सीपीआईएमएल ने पूरे देश में 2 दिन के आंदोलन की शुरुआत की है। अपनी मांगों को लेकर पटना में सीपीआईएमएल के तीनों विधायक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीपीआईएमएल के नेताओं ने बिहार में रह रहे प्रवासी मजदूरों के परिवारों से भी भूख हड़ताल का समर्थन करने की अपील की है। सीपीआईएमएल का कहना है कि सरकारें अमीरों को ही सुरक्षित उनके घर पहुंचाने में लगी हैं, लेकिन शहरों में फंसे गरीब मजदूरों की सुध नहीं ली जा रही है। आज पूरे देश में एक्ट 2 के जरिए, खेग्रामस के जरिए, माले के जरिए ये भूख हड़ताल है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सकुशल वापसी हो घर तक मुफ्त में। बिहार सरकार या विभिन्न राज्यों की सरकारें इसका प्रबंध करें, उनको घर तक लाने का लॉकडाउन पैकेज दिया जाए, उनको 10,000 रुपया, और रास्ते में पका हुआ खाना दिया जाए। और यहाँ माने देश के हर राज्य में जो गरीब लोग हैं उनको बिना कार्ड के राशन दिया जाए। महाराष्ट्र के चीनी मिलों के प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने चीनी मिलों में काम करने वाले 1,30,000 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर भेजने का फैसला किया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते ये मजदूर चीनी मिलों में जहां काम करते थे वहां फंसे हुए हैं और अपने अपने घर जाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इन्हें अपने घर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी चीनी मिल के मालिकों की होगी। उन्हें ही इन मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही उस जिले के प्रशासन को भी इस बात की सूचना देनी होगी जहां ये मजदूर भेजे जाएंगे। इसी के साथ इन मजदूरों का मेडिकल टेस्ट भी कराना होगा। साथ ही गांव के सरपंच को भी जानकारी देनी होगी और समय समय पर उन्हें भी जरूरत पड़ने पर इन मजदूरों का टेस्ट कराना होगा। सीपीआई ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने उद्धव ठाकरे के फैसले को सही ठहराया है। Maharashtra government is addressing such problems because migrant laborers issue has become alarming one in the city of Bombay, in the state of Maharashtra. So Maharashtra government will have to address their problems with a sense of humanity and how to help the suffering people. Let us see what that government is going to do. लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को पूरा वेतन दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में केंद्र सरकार के 29 मार्च के आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि फैक्ट्री में उत्पादन ठप है और पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सैलरी कहां से दी जाए। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में लॉकडाउन के साथ साथ टेस्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगाई है।
चीन के ग्वांगझू से एयर इंडिया ने अभी तक लगभग 3 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट एयरलिफ्ट की है। इस किट को राजस्थान और तमिलनाडु को भेजा जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि केस बढ़ने की रफ्तार में 40% की कमी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात और कर्नाटक कोरोना का कहर झेल रहे हैं। देश भर में इसके मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 480 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है। अगर उम्र के हिसाब से विश्लेषण करें तो 14.4% मौतें 45 साल तक के लोगों की हुई हैं। 45 से 60% की उम्र के मरीजों में 10.3%, 60 से 75 साल के मरीजों में 33.1% और 75 साल से ऊपर के मरीजों में 42.2% मृत्यु दर रही है। 23 जिलों में 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। डेथ का जो डिटेल्स आई थी, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहां पर डेथ नोट की गई है। 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश में फंसे विदेशियों के लिए वीजा अवधि बढ़ा दी गई है। अब विदेशी नागरिक 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे। जो कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उनके आवेदन देने पर वीजा की अवधि 3 मई 2020 तक निःशुल्क बढ़ाई जाएगी और उन पर किसी तरह की ओवरस्टे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। कोरोना पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि तबलीगी जमात से संबंधित मरीज देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 30% कोरोना मरीज सिर्फ तबलीगी जमात से संबंधित हैं। यही नहीं, कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 63% मरीज जमात से जुड़े हैं। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच को लेकर राज्यों से गृह मंत्रालय की अपील पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने कहा है कि कोरोना को कॉमनलाइज न किया जाए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसके संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाएं। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। No, what is the basis on which MHA is doing all these things? If MHA has some credible evidence, MHA should share with the people and the political parties. But on one side, Prime Minister keeps on speaking, we the people, on 14th April when he addressed the nation. MHA, why is doing such things? We do not know. MHA should give credible evidence on which it is acting. इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, और एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा साथ साथ में ये विषय सरकार की इस कोविड वायरस की प्रिपेयर्डनेस को लेकर के हम लोग बात को उठा रहे हैं। तो इस बात को जितना ज्यादा इन सवालों का जवाब दिया जाएगा, उतना ज्यादा
यह सरकार के कुछ लोग चाहते हैं कि इस मसले को पूरी तरीके से पुनराइज कर दिया जाए, ताकि सरकार की निष्क्रियता, सरकार की निकम्मेपन की तरफ से ध्यान हटाया जाए, वो हम नहीं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार को 26 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 और इलाकों को सील कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली में 76 हॉटस्पॉट हो गए हैं। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। टोटल 71 जोन हो गए हैं कंटेनमेंट के, जो बिल्कुल सील कर देते हैं हम लोग। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, और अंदर भी जो लोग रहते हैं उनको अपने अपने घरों के अंदर रहना होता है। लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देश इस टाइम लॉकडाउन में है। कितनी मुश्किलों का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। अगर किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना के लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने की वजह से उनको भी कोरोना हो जाता है और कोरोना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो सभी कर्मचारियों के ऊपर अब ये स्कीम लागू की जा रही है कि मरणोपरांत उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे श्रम विभाग से जुड़े लोगों को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात करें, जो कंट्रोल रूम के साथ जुड़कर काम कर सकें। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जो मजदूरों के वेतन से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित किए गए। देश भर के मजदूर फोन नंबर्स, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए इन सेंटर्स से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कंसल्टेटिव ग्रुप का गठन किया है, जो देश की मौजूदा हालत और परिस्थितियों को लेकर पार्टी की राय रखेगा। इस समिति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को इसका संयोजक बनाया गया है। 11 सदस्यीय इस समिति में केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, प्रवीण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ, सुप्रिया श्रीनेत और रोहन गुप्ता को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने सरकार से छोटे कारोबारियों की मदद की अपील की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सरकार को छोटे कारोबारियों के लिए विशेष इंतजाम करने चाहिए। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। माकन ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की बिक्री का अधिकार क्यों दिया गया है। इस ऑर्डर के तहत ऐसा जान पड़ता है कि ई कॉमर्स कंपनी को नॉन एसेंशियल आइटम्स के अंदर भी ट्रेडिंग के लिए इजाजत दे दी गई और इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कहीं पर भी ये ऑर्डर ये नहीं कहता है कि ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम तो गैर जरूरी सामान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि आपके कपड़े हैं, ज्वेलरी है,
इन सब चीजों की ट्रेडिंग जो है ये ई कॉमर्स कंपनीज नहीं कर सके, ये कहीं पर भी ऑर्डर नहीं करता है तो कहता है, तो इससे हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं पूरे देश भर में का और ज्यादा बढ़ गई। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन करें कि ये ऑर्डर्स क्या ई कॉमर्स कंपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की ट्रेडिंग की इजाजत देता है या नहीं देता है। कोरोना वायरस संकट को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बीच सभी तरह की परिवहन सेवाएं भी बंद हैं। ट्रेनें, बसें, यहां तक कि विमान सेवा पर भी 3 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा है। लेकिन अब एयर इंडिया ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया की वेबसाइट पर भी इसे लेकर जानकारी दी गई है। विमानन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि कोरोना वायरस के देशव्यापी संकट को देखते हुए हमने घरेलू उड़ानों के लिए 3 मई 2020 तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग पर 31 मई 2020 तक रोक लगाई है। हालांकि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ानों और 1 जून 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए गए छात्रों की घर वापसी हो गई है। यूपी सरकार ने 252 बसों में इन छात्रों को वापस बुला लिया। छात्रों को लेकर 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से निकली। इन बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 छात्रों की घर वापसी हुई। लॉकडाउन की वजह से ये छात्र कोटा में फंसे थे। दरअसल कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग का हब माना जाता है, जहां दूसरे राज्यों से आकर छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। घर रवाना होने पर छात्रों ने राहत की सांस ली। वहाँ से क्यों भागना पड़ा आपको? अभी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी और यही रेंट के लिए वो लोग परेशान कर रहे थे और फिर ये बसेस अरेंज हो गई तो हमें आना पड़ा। आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। अच्छा, एक चीज और प्रतिभा की, जिस प्रकार से आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, गरीब मजदूर का कहना है कि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो इस बारे में क्या सोचना है आपका? क्या उनको भी मिलना चाहिए? हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, सब चीज प्रोवाइड नहीं। वो जहाँ फंसे हुए उनको यहाँ पे लाने का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है सरकार के पास। उनके लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो घर से अपने इतने दूर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा से छात्रों को वापस लाए जाने के यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया है। नीतीश कुमार अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रहे। साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे बिना हम कोरोना की जंग नहीं जीत सकते। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है, जो सरकार को कोरोना से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगी। इस कमेटी में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत 13 लोगों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में कैलाश सत्यार्थी के अलावा निर्मला बुच, सरबजीत सिंह, रामेंद्र सिंह, नवल किशोर शुक्ला, दीपक शाह, निशांत खरे, मुकेश मोड़, राजेश सेठी, अभिजीत देशमुख, एसपी दुबे के साथ मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जमादार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल तिवारी भी शामिल किए गए हैं। ये समिति सूबे में व्याप्त कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार को समय समय पर जनहितकारी और नीतिगत मामलों में सलाह देगी। मध्य प्रदेश की बीएसपी से निलंबित विधायक रामबाई परिहार ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी को समर्थन देने के बदले उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने मंत्री पद देने का वादा किया। जिन नेताओं पर उन्होंने मंत्री पद ऑफर करने का आरोप लगाया है, उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मंत्री बनाने का वादा किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि विधायकों को पैसे और पद का प्रलोभन दिया गया है। यहां पर ये बता दें कि पथरिया से विधायक रामबाई परिहार इससे पहले कमलनाथ सरकार का समर्थन कर रही थी। हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात वही मंत्री बनाने की।
नरोत्तम मिश्रा जी उनने बचंदा हुई बात को, जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे उनने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला इतने लोगों को, जब इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर दिल्ली तक के हैं और जिनने हमें आश्वासन दोगे तो कुछ अगर बना दोगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी में माथापच्ची जारी है। शिवराज मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को जगह दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि जनसेवा के लिए लॉकडाउन है, जयचंदू को मंत्री बनाने के लिए लॉकडाउन नहीं। 2 दिन पहले लॉकडाउन की वजह से जनता के बीच नहीं पहुंचने का वीडियो जारी करने वाले श्रीमंत अब जयचंदू को मंत्री बनवाने के लिए खूब दौड़ लगा रहे हैं। आखिर ये जनता को समझते क्या है? इसके साथ ही एक रिपोर्ट को भी शेयर किया गया है जिसमें लिखा है कि कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह छोटा मंत्रिमंडल रखना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि शिवराज सिंह ने 23 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खत लिखकर दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं करने की अपील की है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को कृपया भाजपा कांग्रेस में न बांटें, सभी के साथ समान व्यवहार करें और सभी को 1000 रुपए की सहायता दें। उन्होंने उन मजदूरों की लिस्ट भी भेजी है जिन्हें पैसे नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसे मजदूरों की सूची बनाकर उन सभी के खातों में सहायता राशि जमा करवाने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर राहत सामग्री और सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन में धांधली का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया है कि ग्वालियर में राशन की दुकानों में मिल रहे आटे के पैकेट में 1 से 4 किलो तक आटा कम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि राशन सामग्री में भारी घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में पीएम मोदी से कार्रवाई की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता का ब्लैक में शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी नेता शराब बेचते पकड़े गए हैं। मामला भोपाल के बैरागढ़ का है, जहां बीजेपी के एक नेता कार में शराब बेचते पकड़े गए। ये वीडियो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी नेता लॉकडाउन में शराब बेचते हुए पुलिस पहुंचने पर टीआई को देने लगे धौंस। ये वीडियो भोपाल के बैरागढ़ का है, जहां लॉकडाउन के दौरान ब्लैक में बेचने के लिए एक बीजेपी नेता की कार में बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां रखी जा रही है। शिवराज जी, आपकी पार्टी और कितना गिरेगी? इंदौर इन दिनों कोरोना की महामारी से कराह रहा है। कोरोना की वजह से पूरे शहर में पूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे में दूसरी बीमारियों के मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इंदौर में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है और मरीजों को वहां पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। हमने कंट्रोल रूम बनवाया है जिला प्रशासन से। उस कंट्रोल रूम में यदि आप फोन करेंगे, इस कंट्रोल रूम का नंबर मैं बता देता हूँ, 23630009। इस पर आप फ़ोन करके वहाँ बताएं कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है, वो हॉस्पिटल की बताएंगे। साथ में यदि आपको आवश्यकता होगी तो एम्बुलेंस भी भेजेंगे और उस डॉक्टर को भी सूचित करेंगे कि फलाना पेशेंट आपके यहाँ आ रहा है, आप इसकी उचित इलाज करें। तो एक बहुत अच्छी सुविधा जिला प्रशासन ने प्रारंभ की है। पंजाब में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना ने लुधियाना के एसीपी की जान ले ली। वे 52 साल के थे। एसीपी 8 अप्रैल से लुधियाना एसपीएस अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि एक्सरे रिपोर्ट पे इन्फेक्शन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 13 अप्रैल को दूसरी रिपोर्ट आई जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। एसीपी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। एसीपी मूल रूप से पंजाब के खन्ना के रहने वाले थे और 5 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग लुधियाना में हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसीपी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से जंग में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर जान जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. मुंबई पुलिस ने अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार किया है। एजाज खान को फेसबुक लाइव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया। एजाज के खिलाफ मानहानि और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। एजाज खान इससे पहले भी हेट स्पीच और मॉडल्स के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ग्राम प्रधान ने गरीब महिला के पैसे डकार लिए। महिला की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच में ग्राम प्रधान दोषी पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला जौनपुर के बरसठी ब्लॉक के धर्मदासपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान ने बुजुर्ग महिला के मनरेगा के मजदूरों की 2100 रुपए निकाल लिए। हालांकि ग्राम प्रधान का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। संकट की घड़ी में गरीबों के साथ खड़े होने के बजाय प्रधान जी अगर गरीबों को लूट लेंगे तो बड़ा गलत है। तो समाज के दुश्मन के रूप में उन्होंने काम किया। इसलिए हमने वीडियो से कहा कि इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दर्ज हो गई और कानूनी कार्रवाई हो। सभी प्रधान खराब नहीं, अधिकांश प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह का कृत्य करेगा, गरीबों को लूटने का काम करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उसको समाज का दुश्मन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई। कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्र सरकार ने एफडीआई नीति में बदलाव किया है। अब किसी भी पड़ोसी मुल्क को निवेश से पहले मंजूरी लेनी होगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कहा है कि भारत की सीमाओं से लगते देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा। सरकार का कहना है कि घरेलू कंपनियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतर अवसर देकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर यह शर्त पहले से लागू है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।